नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिमिनल केस ट्रायल जाने एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का प्रोसेस। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें क्रिमिनल केस ट्रायल एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का प्रोसेस। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो कि एफआईआर के आधार पर होते हैं, दूसरा कंप्लेंट केस, जिनमें हम कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर के लिए कोर्ट में जाते हैं। यहाँ हम पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के ट्रायल के बारे में बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। पहला भाग चार्जशीट फाइल होने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तथा दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल का, तथा तीसरा जजमेंट के बाद अपील का। आइए इसे विस्तार से जानें। पहला भाग पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्राइम की सूचना पुलिस को देना या उन्हें मिलना या शिकायत करना। क्राइम की शुरुआत होने के बाद सबसे पहला काम होता है उसकी सूचना पुलिस को देना। जो क्राइम से प्रभावित होता है वह विक्टिम, पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता, जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ क्राइम होते देखा हो लेकिन वह उसका हिस्सा नहीं हो लेकिन वह शिकायतकर्ता हो सकता है, पीड़ित नहीं। क्या पुलिस भी शिकायतकर्ता हो सकती है? जी हाँ, पुलिस स्वयं किसी भी क्राइम की शिकायतकर्ता हो सकती है। जैसे कि कोई पुलिस अफसर गश्त पर है और वह कोई क्राइम होते हुए देखे तो वह स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस अपने किसी मुखबिर से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे दे तो उस क्राइम में भी वह पुलिस अफसर ही शिकायतकर्ता होगा। जाने एफआईआर दर्ज कराना, धारा 154 सीआरपीसी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना। जब भी पुलिस को क्राइम की सूचना मिलती है, उसका पहला काम होता है धारा 154 सीआरपीसी में एफआईआर रजिस्टर्ड करना। अगर समय नहीं है और मौके पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर रजिस्टर्ड करेगी। नेक्स्ट, मेडिकल करवाना पीड़ित / शिकायतकर्ता या आरोपी का। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे सबसे पहले शिकायतकर्ता या आरोपी दोनों पार्टियों को मेडिकल के लिए पास के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। नेक्स्ट, अरेस्ट करना पुलिस बेल या जमानत। सबसे पहले पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके उसके किसी भी परिचित को इसकी इत्तला करेगी। अगर ज़रूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिशियल द्वारा जाकर लिखित में इत्तला की जाएगी। अगर पुलिस को लगता है कि जिस धारा में केस बनता है वह धारा जमानती है तो वो आरोपी को पुलिस स्टेशन में ही जमानत पर छोड़ेगी। इसके लिए वे किसी जमानत की मांग भी आरोपी से कर सकते हैं। अगर अपराध गैर जमानती धाराओं में से है तो पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके आरोपी को जेल भेज देगी। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर
कोर्ट की होगी। आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। आइए जानें। अगर कोई आरोपी घटना स्थल से अरेस्ट नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह अपनी अग्रिम जमानत भी कोर्ट से ले सकता है या फिर पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके भी जमानत ले सकता है। शिकायतकर्ता चाहे तो उस बेल के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वह केस की निष्पक्ष जांच करे और रिपोर्ट फाइल करे। केस का इंचार्ज आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। वही केस की जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनाता है, जरूरी कागजात व्यक्तियों या डिपार्टमेंट से लेता है, गवाहों के धारा 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज कराता है इत्यादि। नेक्स्ट, डिस्चार्ज शीट या चार्ज शीट फाइल करना। अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है, तो वह डिस्चार्ज समरी या एफआर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के सामने फाइल करके केस को ख़त्म कर सकता है। ऐसे में कोर्ट चाहे तो केस को शिकायतकर्ता या केस में किसी पीड़ित की प्रोटेस्ट पिटीशन पर चला सकती है। अगर ऐसा नहीं है और आरोपी के खिलाफ सबूत है, तो आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। फिर कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस की धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, जान से मारने की कोशिश इत्यादि में 90 दिनों में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी धाराओं में 60 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है। लेकिन यह नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी बेल पर है तो पुलिस चार्जशीट फाइल करने के में ज़्यादा समय भी लगा सकती है। यह समय कई महीने या महीनों और सालों का भी हो सकता है। आइए जानें नेक्स्ट, चार्जशीट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। क्रिमिनल केस ट्रायल की चार्जशीट में यह चीज़ें शामिल होती हैं। पहला, दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता और आरोपी का नाम, केस की सूचना की प्रकृति कि केस की सूचना कैसे मिली। नेक्स्ट, शिकायतकर्ता की शिकायत की प्रति। नेक्स्ट, शिकायतकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट। नेक्स्ट, आरोपी की गिरफ्तारी या बेल से संबंधित पेपर। नेक्स्ट, सभी गवाहों के बयान, लड़की के 164 सीआरपीसी के बयान। नेक्स्ट, अन्य कोई केस से संबंधित पेपर इत्यादि। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा भाग, क्रिमिनल केस ट्रायल। चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आरोपी को समन द्वारा बुलाकर चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है तो वकील साहब धारा 207 सीआरपीसी में कोर्ट के सामने आवेदन करके पेपर कोर्ट से लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर लेखबद्ध करवाते हैं, ताकि वे बातें कल को केस के फाइल नल आर्गुमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाए। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे आप चार्ज फ्रेम। चार्जशीट के पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद चार्जशीट पर बहस होती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाने की, किस धारा में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे
चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी पर केस चार्ज फ्रेम करना बनता है लेकिन धाराएं सही नहीं है, तो इन धाराओं को बदलकर नई धारा में भी चार्ज लगा सकती है। चार्ज पर बहस के बाद आरोपियों को या तो आरोप मुक्त कर दिया जाता है या फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे उसी वक्त सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस समाप्त हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता और अदालत में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा और फिर उसका केस ट्रायल शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, गवाही, पब्लिक प्रोसिक्यूशन एविडेंस। क्रिमिनल केस ट्रायल की इस स्टेज पर चार्जशीट में दी गई गवाहों की लिस्ट के अनुसार गवाहों की गवाही होती है। सबसे पहले विक्टिम या शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस यानी कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो तो उसकी गवाही। इसके बाद पुलिस और डॉक्टर या फॉरेंसिक लैब वालों की जो भी केस के अनुसार दिए गए हों। वैसे सबसे लास्ट में आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। इसमें आरोपी पक्ष का वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए गवाह की स्टेटमेंट्स उनसे जिरा या क्रॉस करता है। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। क्रिमिनल केस ट्रायल का यह सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके वकील साहब की काबिलियत देखी जाती है कि वे केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ते हैं। इसमें सबसे पहले सरकारी वकील गवाह के बयान लिखवाता है, फिर आरोपी पक्ष के वकील साहब उसका क्रॉस करते हैं। अगर कोई सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए और हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील खुद से क्रॉस करते हैं, ये साबित करने के लिए कि वह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। अगर पीड़ित कोई लड़की है और उसकी किसी महिला जज के सामने 164 CRPC की स्टेटमेंट्स भी हुई है तो वो जज साहिबा की गवाही के लिए बुलाई जाती हैं। उनका नाम भी गवाही की लिस्ट में होता है। अगर महिला अपने यह बयान होने स्वीकार कर लेती है तो उन जज साहिबा को कोई नहीं बुलाता है, उन्हें ड्रॉप करवा दिया जाता है। अगर पीड़ित महिला अपने 164 CRPC बयानों को नहीं मानती है या फिर उनमें कुछ बात उसकी बिना कहे लिखा हुआ होना कहती है तो उन जज साहिबा को गवाह के तौर पर बुलाना होता है। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे हम गवाही के दौरान आरोपी का बरी या डिस्चार्ज होना। क्रिमिनल केस ट्रायल में गवाही के स्टेज के दौरान शिकायतकर्ता या किसी गवाह की गवाही से यह लगे कि आरोपी को गलत फंसाया गया है तो कोर्ट उसको उस व्यक्ति की गवाही के बाद बरी कर देती है। जैसे कि शिकायत पक्ष कह दे कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसने कि कानून तोड़ा है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई सरकारी गवाह उसके पक्ष में गवाही दे जाए तो उस गवाही के बाद कोर्ट को लगे कि केस को आगे चलाना बेकार है, सिर्फ कोर्ट का समय ही खराब होगा, तो ऐसे में कोर्ट केस को उसी स्टेज पर जजमेंट देकर ख़त्म कर दिया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। शिकायत पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी व्यक्ति की स्टेटमेंट होती है। इसमें कोर्ट उससे केस से संबंधित सवाल करती है कि यह अपराध उसने किया है। इसमें व्यक्ति अगर अपनी गलती नहीं मानता है और ट्रायल चलाने के लिए कहता है तो आगे केस चलता है। अगर गलती मान लेता है तो कोर्ट इसी स्टेज पर अपनी जजमेंट दे देती है जिसमें उसे सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इस स्टेज पर कोर्ट कम से कम सज़ा देने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, बचाव या डिफेंस एविडेंस। क्रिमिनल केस ट्रायल की इस स्टेज में आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए गवाही करवा सकता है या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी।
इसमें वह कोई सबूत अपने पक्ष में हो तो उसको पेश कर सकता है, या फिर किसी व्यक्ति या सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलवाकर पेश करवा कर अपना पक्ष रख सकता है। इसके बाद केस फाइनल आर्गूमेंट में चला जाता है। फाइनल आर्गूमेंट या अंतिम बहस। आरोपी पक्ष की गवाही के बाद केस बहस में लग जाता है। अगर बहस में कुछ पॉइंट बीच में आते हैं जिनमें कि समय लगता है या फिर किसी जजमेंट पर बहस होती है तो तारीखें पड़ती हैं, वरना पहली बहस के बाद केस अंतिम बहस में लगता है। वह इसलिए कि अगर केस में कुछ छूट गया है तो वह अगली बहस में पूरा किया जा सके। इसके पश्चात हम जानेंगे जजमेंट। बहस पूरी होने के बाद केस में जजमेंट दी जाती है। अगर आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो ठीक है, अगर उसे सज़ा सुनाई गई है तो सज़ा के कारण दिए जाते हैं, लेकिन सज़ा कितनी है यह नहीं सुनाया जाता। उसके लिए अलग से तारीख दी जाती है जिसमें उसे सज़ा सुनाई जाती है। उसकी अपनी अलग काफ़ी होती है। अगर किसी आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो वह ट्रायल कोर्ट उसके कन्फर्मेशन के लिए फैसले की काफ़ी हाई कोर्ट भेजती है। जब हाई कोर्ट में फांसी के मामले में कन्फर्मेशन के लिए जो रेफरेंस ट्रायल कोर्ट में आता है तो उसी दौरान दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वह केस में अपने मजबूत पहलुओं को, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। फिर भी अगर हाई कोर्ट उसकी फांसी की सज़ा को कन्फर्म कर देता है तो वह इस आदेश की अपील में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अर्जी खारिज हो जाए तो ट्रायल कोर्ट उसे फांसी की सज़ा सुना देती है। अगर दोषी की सज़ा उम्र कैद इससे कम की होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके पश्चात देखेंगे हम लास्ट सेंटेंस ऑफ जजमेंट। इस तारीख पर दोषी को सज़ा सुनाई जाती है। वह सज़ा जेल जाने, फाइन भरने या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी और प्रकार के काम करने की भी हो सकती है। तत्पश्चात हम जानेंगे तीसरा भाग, अपील। सज़ा के बाद बेल या जमानत। अगर दोषी को सज़ा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो उसको उसी कोर्ट से बेल या जमानत मिल जाती है, वरना उसको जेल में जाना होता है। फिर वह ऊपर की कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई करता है। अगर वह मजिस्ट्रेट की कोर्ट से मिली है तो आपके पास अपील के लिए 30 दिन का समय है। अगर सेशन कोर्ट में आपकी ट्रायल चल रही है तो आपका अपील का समय 45 से 60 दिन का होता है। यह केस के अनुसार निर्भर करता है। इसके पश्चात हम जानेंगे अपील पिटीशन। अगर आपको ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिली है तो आप अपनी ऊपर की कोर्ट, जो कि सेशन या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, वहां अपील कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को लगे कि आरोपी बरी हो गया है या फिर उसे सज़ा कम मिली है तो वह भी ऊपर की कोर्ट में उसे ज़्यादा सज़ा दिलाने की अपील कर सकता है। नेक्स्ट, रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है अपने ही आदेश को दोबारा से सुनने जाने। जब कोर्ट आपके किसी आदेश को सुनकर अपना फैसला सुना देती है तो आप दोबारा से उसे अपने आदेश को सुनने के लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ऐसा आप सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। आप चाहे तो हाई कोर्ट में ज़्यादा जजों की बेंच के सामने भी अपने केस को लगवा सकते हैं। नेक्स्ट, दया याचिका, मर्सी पिटीशन। अगर दोषी व्यक्ति की हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद वह दोषी
10 वर्ष से कम की सज़ा के केस में अपने राज्य के राज्यपाल और इससे ज़्यादा है तो सीधे माननीय राष्ट्रपति जी के सामने दया याचिका दाखिल कर सकता है। माननीय राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका पर विचार करने के बाद फैसला देते हैं। अगर दोषी की दया याचिका भी खारिज हो जाए तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है। तत्पश्चात हम देखेंगे एप्लीकेशन या आवेदन जो केस में किए जाते हैं। एक्सेप्शंस एप्लीकेशन। पहला, पेशी से छूट। अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा हो वह किसी कारण से उस दिन नहीं आ सकता है, वह धारा 205 सीआरपीसी में आवेदन करके उस दिन नहीं आने का कारण देकर कोर्ट में जाने से बच सकता है। यह आवेदन उसके किसी परिचित या फिर वकील साहब द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, परमानेंट एक्सेप्शंस एप्लीकेशन। प्रत्येक पेशी में छूट। आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, बुढ़ापा या कोर्ट से उसके घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर वह कोर्ट से परमानेंट एक्सेप्शन ले सकता है। इसमें उसे क्रिमिनल केस ट्रायल में आने पर छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने या एसए के लिए और अंत में जजमेंट के समय ही आना होता है। नेक्स्ट, क्षतिपूर्ति। अगर पीड़िता या शिकायतकर्ता केस जीत जाता है तो वह कोर्ट से क्षतिपूर्ति पाने की हकदार है। अगर दोषी पक्ष केस जीतता है तो वह स्टेट या राज्य से या फिर शिकायतकर्ता से क्षतिपूर्ति या मुआवजा पाने का हकदार है। इसके अलावा दोषी पक्ष शिकायतकर्ता पर मानहानि का केस भी करके मुआवजा ले सकता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।